तो बच्चों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। राइट। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और इसमें हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें नॉर्मल टर्म्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के वो क्लियर करने हैं। राइट बच्चों, हमारे सभी के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है इलेक्ट्रिक वायर से। और इस इलेक्ट्रिक वायर में जो करंट की डायरेक्शन होती है बच्चों, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हम मानते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, या इसको हम सही से कहें कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो। अगर इस वायर को बच्चों हम थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें और इसके एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम एनालाइज करें, तो हम देखेंगे बच्चों कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम देते हैं कि मानते हैं कि करंट फ्लो हो रही हो। सपोज करते हैं बच्चों, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है वायर का, इसका लेंथ जो है वो L है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका थिकनेस कितना है, दैट वी आर कंसीडरिंग एज A, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। राइट बच्चों, अब इस वायर में जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जितनी करंट हमारी यहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ से एंटर हो रही है, क्या उतनी ही करंट हमको इस डायरेक्शन में मिल रही है? आंसर है बच्चों नो। देयर इज ए लॉस ऑफ करंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि एक जगह से बिजली के दूसरी जगह जाने में कुछ करंट जो है बच्चों वो खराब हो जाती है, लॉस हो जाती है। इसको हम ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये करंट बच्चों क्यों लूज हो रही है, क्यों खराब हो रही है? इसका आंसर होता है रेजिस्टेंस। हर वायर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बच्चों, उसमें रेजिस्टेंस जिसका सिंबल आर होता है, उसकी वजह से करंट जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है या लॉस हो जाती है। और इस रेजिस्टेंस को मेजर करने का या एक्सप्रेस करने का जो यूनिट है बच्चों हमारे पास में, वो है ओम, जिसको हम ग्रीक लेटर ओम यानी इस तरीके से इसको शो करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस आर है बच्चों, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? अगर हमारे पास कोई गिवन मटेरियल है, मान लीजिए कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या कोई और मटेरियल है, उस मटेरियल की बच्चों हम अलग अलग तरीके की, यानी सेम मटेरियल की बात थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो उनकी वायर में हम ले लेंगे। सपोज करो बच्चों, ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है। फिर हमने दूसरा केस लिया बच्चों, जिसमें हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल कर दिया, बट लेंथ को हमने उतना ही रखा। तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि वायर की हमने यहाँ थिकनेस बढ़ा दी, तो क्या अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? अगर इस वायर का रेजिस्टेंस R है बच्चों, तो इस वायर का रेजिस्टेंस आप क्या समझते हैं कितना होगा? हम्म? हाँ बच्चों, इसमें जो रेजिस्टेंस है जो थिकनेस के बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस जो आर डैश है बच्चों, ये पहली वाली वायर का आधा हो जाता है। यानी कि अगर एरिया हो गया डबल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया आधा। तो जितनी मोटी वायर होगी बच्चों, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। हमारे घर में जितने बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, फ्रिज है या एसी है, इसमें ज्यादा करंट कंज्यूम करनी होती है, ज्यादा करंट फ्लो होनी होती है वायर से, और जो वायर हम थिक लेते हैं जिससे कि उसके अंदर लॉस कम हो, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। इस बार हमने पहली वायर तो यही ली जो हमारे पास थी, लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया, अब की बार सेम वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, बट लेंथ जो है वो वायर का हमने क्या किया, बढ़ा दिया, 2L कर दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो उतना ही है। तो बच्चों बताइए, अगर इसका रेजिस्टेंस R था, तो जो ये हमारी दुगनी लंबी वायर है, इसका रेजिस्टेंस R डैश कितना होगा?
जितनी बड़ी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी वायर की लंबाई बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब बच्चों इन डायग्राम से हमको जो है कुछ चीजें समझ में आ रही हैं क्या, कि अगर हमको रेजिस्टेंस आर का रिलेशन लेंथ से निकालना है तो लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, राइट, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और रेजिस्टेंस आर का रिलेशन हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निकालना है तो ये हो गया एरिया ज्यादा और रेजिस्टेंस कम, यानी ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से वायर के बारे में हमको ये जानकारी बच्चों पहले से उपलब्ध है, एंड दिस इज अवेलेबल क्योंकि हमने फिजिक्स में भी इसको पढ़ा है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों कि अगर हमारे पास में कोई डिफरेंट मटेरियल हो, जैसे पहला मान लीजिए कॉपर है और दूसरा मटेरियल हमारे पास में एल्यूमिनियम है, तो क्या उनका रेजिस्टेंस सेम होने वाला है। मानिए एक वायर है हमारे पास में ये कॉपर की और इसका लेंथ एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, राइट। दूसरी वायर बच्चों हमारे पास है सिल्वर की, इसका भी एरिया और लेंथ जो है वो हमने बराबर ही रखी है। तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस आर बराबर होने वाला है बच्चों। आंसर है नो, क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता है वैसे वैसे उसका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, यानी कि लेंथ और एरिया के अलावा मटेरियल कौन सा है बच्चों इस पे भी डिपेंड करता है कि किसी वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक और यहाँ पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका नाम है रो, राइट। दिस रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, राइट। इसको हम आर एच ओ रो के नाम से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्रीक लेटर है, ई जैसा लगता है बट ये डिफरेंट होता है, राइट। अब रो जो है बच्चों आप देख रहे हैं कि ये आर रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि अगर हमारे पास मटेरियल बहुत अच्छा है जिसके अंदर बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसका रो वैल्यू कम होगा, राइट। और अगर मटेरियल खराब है तो उसका रो वैल्यू ज्यादा होगा। तो जैसे हमें मालूम है बच्चों कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट, ये हमारे गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी पास होगी, लॉस कम होगा, राइट। अगर हम आयरन या जिंक और अदर मेटल्स की बात करें सो दे आर कंडक्टर, दे आर ऑल्सो ओके ओके कंडक्टर, बट दे आर नॉट एज गुड एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे दोनों वायर का जो रो वैल्यू है बच्चों वो डिफरेंट होगा, और रो जो है बच्चों गुड कंडक्टर का होगा कम, यानी कि लेस, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जो ओके ओके कंडक्टर है बच्चों उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा ज्यादा, यानी कि मोर, राइट। अब यहाँ थोड़ी सी यूनिट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर हमको इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो का यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, रो को हमने एक साइड में लिया और एल, अच्छा ओके, तो वी हैव दिस फॉर्मूला R is equal to rho L upon A. Right? We left this row here and R और A आ गए इधर और L आ गया इधर. राइट। अब इसका यूनिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबका यूनिट लगा देंगे। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो गए बच्चों, तो यह आ गया आपका ओम इंटू मीटर, ये हो गया आपका यूनिट रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, राइट। अगर यहाँ पे बच्चों हम सेंटीमीटर यूज करते तो ये हो जाता आपका रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर का यूनिट हो गया ओम और ए का यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया यानी ये हो गया ओम इंटू सेंटीमीटर, राइट बच्चों। कुछ और टर्म्स हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में पढ़ने हैं। जैसे बच्चों एक टर्म होता है यहाँ पे कंडक्टेंस, राइट। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो है वो अपोजिट ऑफ आर होता है और कंडक्टेंस का सिंबल जी होता है, राइट। तो अगर हमें कहना है कि बच्चों की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उस वायर का जो कंडक्टेंस है वो कम है। जी का यूनिट क्या होगा, जी का यूनिट होगा बच्चों
रिवर्स ऑफ आर, जैसे आर का यूनिट जो है ओम था, तो कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा 1/ओम, और इसको हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम इनवर्स को हम एक नई यूनिट है, इसको हम सीमेंस कहते हैं, इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम कैपिटल एस से लिखते हैं, राइट। तो दिस इज योर सीमेंस व्हिच इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, राइट बच्चों। एक और टर्म हमको यहाँ पे लर्न करना है बच्चों, दैट इज कंडक्टिविटी, राइट। कंडक्टिविटी जो है बच्चों, इसको हम एक ग्रीक लेटर है, इसको हम कहते हैं कापा, राइट। ये के जैसा ही दिखता है, के का भाई होता है, और कापा का वैल्यू होता है इक्वल टू 1/रो। यानी अगर रो का फॉर्मूला आपको मालूम है तो उसको रिवर्स कर देंगे बच्चों, तो आपका कंडक्टिविटी कापा का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो रो का वैल्यू क्या है बच्चों, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, अभी हमने पढ़ा था ना। तो काबा कितना हो जाएगा, 1/o, विच इज एल अपॉन ए इंटू 1/r, राइट। तो इस तरीके से हम काबा को भी निकाल सकते हैं, राइट। नाउ बच्चों, कमिंग टू दिस यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा बच्चों, हम सारे जितने फैक्टर्स हैं सबका यूनिट लगा देंगे। सो कापा इज इक्वल टू, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का हो गया ओम। तो यहाँ पे हम अगर स्क्वायर टर्म को मीटर से कैंसिल करते हैं बच्चों, तो ये हो गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। ओम इनवर्स को बच्चों हम लिख सकते हैं सीमेंस, और मीटर इनवर्स यहाँ पे आ गया, राइट। यानी सीमेंस पर मीटर या ओम पर मीटर हम कह सकते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों हमने सेंटीमीटर लिया होता, तो यहाँ पे जहाँ मीटर है वहां सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू आपका जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे स्क्वायर टर्म कट जाएगा बच्चों, राइट। और ये हो जाएगा आपका, दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स एंड ओम इनवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट बच्चों। तो इन सारी सारी जो हमने अभी नई चीज पढ़ी है बच्चों, कंडक्टिविटी पढ़ा है, कंडक्टेंस पढ़ा है, इसका सेम ही मीनिंग है। जैसे अगर कोई वायर है और वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, राइट, इट्स ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा बच्चों, इसका रो वैल्यू यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, राइट, जिसको हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं बच्चों, ये ज्यादा होगा, दिस इज गोइंग टू बी मोर, राइट। रो ज्यादा होने की वजह से, कि कापा और रो का रिलेशन इनवर्स है बच्चों, सो कापा क्या हो जाएगा, इसका लेस होगा। यानी हम बोलेंगे कि इस वायर का कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी इज लेस, राइट। So these type of terms are normally used for conduction of electricity. Now coming to बच्चों, कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो, अब आते हैं बच्चों, कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिकल वायर है जिसका रेजिस्टेंस कम है, दूसरा है ज्यादा है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी इलेक्ट्रिकल वायर का रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। नाउ वी आर डूइंग बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, राइट। सबसे पहले तो बच्चों बात आती है इसके अंदर टाइप ऑफ मटेरियल,
यानी उसका केमिकल नेचर जो है उस सब्सटेंस का क्या है, राइट। गोल्ड सिल्वर कॉपर हम सबको मालूम है दे आर गुड कंडक्टर, राइट। एंड एल्यूमिनियम जो है वो उनसे थोड़ा कम है, बट स्टिल इट इज यूज एज ए वायर एट मेनी प्लेसेस, राइट। हमारे घर में भी यूज होता है। आयरन, जिंक, बाकी सारे मेटल, बहुत सारे मेटल हैं, वो इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। प्लास्टिक है या आपका नॉन मेटल्स है बच्चों, दे आर कंसिडर्ड एज ए बैड कंडक्टर। तो किस तरीके का मटेरियल है दैट विल डिसाइड कि कितना कंडक्टेंस होने वाला है। दूसरा बच्चों, जो सेकंड फैक्टर है जो डिसाइड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। पर एटम यानी कि आपका जो वायर है जिसके अंदर जो एटम्स हैं उसमें पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दैट आल्सो डिसाइड कि भाई कितना उसका जो है वो कंडक्टेंस होने वाला है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टेंस बेटर होगा। नेक्स्ट है बच्चों इसमें लेंथ ऑफ वायर, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बच्चों हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई ज्यादा लंबी वायर होगी तो उसका कंडक्टेंस अच्छा नहीं होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। और जितना मोटा वायर होगा, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, उतना अच्छा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उतना रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस बेटर होता है। चौथा है बच्चों टेम्परेचर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ज्यादातर बच्चों टेम्परेचर बढ़ने से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पासिंग डिफिकल्ट होता जाता है, यानी कि कंडक्टेंस अच्छा नहीं होता है। तो साइंटिस्ट ने बच्चों लो टेम्परेचर पे डाली, राइट, बहुत लो। पहले तो बच्चों अराउंड 0 केल्विन की बात करते थे, बट आजकल 150 केल्विन पे ऐसा मटेरियल ढूंढ लिया है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, राइट। यानी जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जीरो है और जिसका जो कंडक्टिविटी है बच्चों इनफाइनाइट है, यानी उसमें कोई भी लॉस ऑफ करंट नहीं है। तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो साइंटिस्ट कोशिश करते हैं बच्चों कि किसी भी तरीके से ऐसा मटेरियल ढूंढा जाए जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करे। अभी जो सुपर कंडक्टर है बच्चों वो बहुत लो टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर वही नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे तो हमारे वर्ल्ड में जो ट्रांसमिशन लॉस है, जो इतना इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाता है बच्चों, उस पर जरूर कुछ ना कुछ कंट्रोल हो सकता है, उसे बेटर हम कर सकते हैं, राइट बच्चों। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि भाई अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट है, राइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम कैसे जो है ये सारा चीज डिस्कस करेंगे कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट बच्चों। तो यहाँ पे भी लगभग लगभग वही डिस्कशन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम केस समझ लेते हैं बच्चों। हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक कंटेनर के अंदर है। इसके पास हमारे पास इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है बच्चों, राइट। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो ए है, और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो एल है। इसको हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने इसके अंदर फिल किया, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे हमने एक बीच में वोल्ट मीटर जो है इसमें लगा, राइट। तो यहाँ पे भी बच्चों जो करंट पास हो रही है, यानी कि जो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और कैथोड पे आ रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन बच्चों हम इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्यूशन में कौन कंडक्ट कर रहा है, इन सॉल्यूशन, या जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय आयंस। तो ये आयंस है बच्चों जो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, या एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट से जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड तक जो है वो पास हो रहे हैं। तो जितने अच्छी तरीके से ये आयंस जो है वो पास हो सकते हैं बच्चों, उतना ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होता है। एक बार फिर से बच्चों मैं आपको याद दिला दूं,
कि एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, राइट बच्चों। और जो इनसाइड द सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है बच्चों, वो आयंस की वजह से हो रही है, आयंस के मूवमेंट की वजह से हो रही है, राइट। तो जितना हमने अभी पढ़ा है बच्चों, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वगैरह वगैरह, वो सब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे इस पूरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अगर रेजिस्टेंस आर है, एल जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड है, और ए ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, और हमें उसमें जो है, जो अभी हमने वायर के लिए याद किया है बच्चों, वो लगाना है, तो रो इज इक्वल टू होता है बच्चों आर ए बाई एल, राइट। तो यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, एंड एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड हियर, ओके। और अगर हम यहाँ पे कापा यानी कंडक्टिविटी, कापा इजिकल टू 1/रो लगाने वाले बच्चों, तो ऊपर का फॉर्मूला हमको रिवर्स करना पड़ेगा, एल अपॉन ए इंटू 1/r, ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट बच्चों। तो बाकी सारा जो यूनिट हमने डिस्कस किया, जो वायर के लिए डिस्कस किया, वो सब सेम ही यहाँ पे रहेगा। कापा कंडक्टिविटी हो गया, रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, या जिसको हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं बच्चों, राइट। और जो आपका आर है वो रेजिस्टेंस है, और एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड है, और ए जो है वो आपका इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, राइट बच्चों। नाउ जैसे हमने वायर के लिए डिस्कस किया कि वायर का जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा या कम कैसे होगा, वैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के लिए भी बात कर सकते हैं। तो वी कैन डिस्कस हियर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस in an electrolyte, right? Factors affecting electrical conductance in an electrolyte बच्चों, ये हम लोग क्या क्या फैक्टर्स में होने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चों साइज ऑफ आयन, यानी जो आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक, अगर उनका साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, राइट, तो उससे जो है वो बहुत फर्क पड़ने वाला है, राइट। तो साइज कितना बड़ा है आयन का, इससे जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसमें चेंज आता है। दूसरा है बच्चों कि जो आपका सॉल्यूशन है, यानी हम जिसको बोल सकते हैं सॉल्वेंट है, राइट, वो थिक है या थिन है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है, राइट बच्चों, उसकी जो विस्कोसिटी है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर थिक सॉल्यूशन होगा तो उसका जो है वो बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वहां पे डिफिकल्ट होने वाला है। तीसरा बच्चों यहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल है, कितना टेम्परेचर है उससे फर्क पड़ने वाला है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहाँ पे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या कंसंट्रेशन है उससे भी फर्क यहाँ पे पड़ता है। एक और चीज आती है बच्चों जो साइज ऑफ आयन के साथ में लिखी जाती है, दैट इज सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन क्या होता है बच्चों, जो आयन है क्योंकि वो चार्ज होता है तो वो अपने चारों तरफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर लेता है, राइट, इसको हम सॉल्वेशन भी कहते हैं बच्चों। तो इससे भी जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सॉल्यूशन के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसमें फर्क पड़ता है, राइट बच्चों। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है कि भाई ठीक है फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, लेकिन हम किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर का या किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कैसे मेजर करें। तो नेक्स्ट इज बच्चों हियर हाउ टू मेजर इलेक्ट्रिकल resistance, right,
तो सबसे पहले बच्चों फॉर इलेक्ट्रिकल वायर, वायर है या कोई भी मेटालिक सब्सटेंस है, अगर हमें उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है तो जो हमारे पास मेथड होता है उसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लगा के उस वायर को जो है उसका रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज की आपको आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, राइट, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हमको अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो बच्चों हम कैसे मेजर करेंगे? तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज ही यूज किया जाता है, लेकिन उसके लिए सेटअप थोड़ा सा अलग किया जाता है। क्या करते हैं बच्चों इसके अंदर? एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो सेटअप किया है उन्होंने। यहाँ पे आपने वो सेल लगा दी जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा है और जिसका आपको जो है वो मेजरमेंट करना है। और यहाँ पे बच्चों आपने क्या किया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जो है आपने लगा दिया, राइट। रेजिस्टेंस जो है उनका नाम हमने रख दिया R1, R2, R3 एंड R4। यानी कि हमारे पास दो तो फिक्स रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और एक हमारी जो सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है उसको हमको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। इसको हमने बच्चों क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से हमने कनेक्ट किया, राइट। और बीच में हमने क्या किया, एक रिसीवर लगा दिया जो एक हेडफोन की तरह की डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमको मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये जो सेटअप हमने किया बच्चों इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या? कि अगर करंट फ्लो कराएंगे बच्चों तो डीसी करंट के फ्लो कराने से क्या होगा, जो सेल है उसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट जो है उस चार्ज को रिसीव करेगा और उसमें जो है केमिकल चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो डीसी करंट कैन नॉट बी यूज्ड as it will bring or it will cause chemical change in the solution। तो जो सॉल्यूशन हमें यूज करना है जिसका हमको बच्चों रेजिस्टेंस निकालना है, उसमें केमिकल चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस मेजर करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा आप मेजर करोगे तो रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, दोबारा करोगे कुछ और आएगा, क्योंकि बार बार उसमें चेंज होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे एसी करंट को यूज करें, राइट। हम डीसी करंट ना लगा के यहाँ पे एसी करंट यूज कर लेते हैं। दूसरा बच्चों प्रॉब्लम आता है कि हमको यहाँ पे जो सेल है उसका जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसके इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है यानी एल और ए अगर हमको चाहिए तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हर सेल में इलेक्ट्रोड का साइज अलग हो सकता है और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बच्चों इसका इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टैंडर्ड जो है सेल्स बना लिए, स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी सेल्स बना लिए और इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड फिक्स किए उनका लेंथ और उनके बीच का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों यहाँ पे, राइट, ये लेंथ सिर्फ बच्चों मेरा मतलब है यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, और एरिया से मेरा मतलब है कि उस इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। ये बच्चों किसी तरीके से ये स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं और इन कंडक्टिविटी सेल्स के ऊपर जो स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी सेल है इनका एल अपॉन ए वैल्यू जो है वो छपा होता है, लिखा होता है, यानी कि हमको उसको बॉदर करने का जरूरत नहीं है, राइट। अब क्या करेंगे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज तैयार है बच्चों, हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो इस सेल के अंदर जो है जो भरा हुआ है। तो यहाँ पे जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते जाते हैं और जब ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाते हैं यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में बहना बंद हो जाती है, हमको पी रिसीवर से उसका पता लग जाता है, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। क्योंकि आपको मेजर तो यहाँ पे R2 करना है ना बच्चों, तो हम R2 को अगर यहाँ रखें तो ये हो जाएगा बच्चों R4 इंटू R1 अपॉन R3। नाम चाहे बच्चों कुछ मालूम है बच्चों, तो इस तरीके से किसी भी कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया बच्चों, रेजिस्टेंस निकाल के क्या करेंगे हम, रेजिस्टेंस अगर हमें मालूम है बच्चों तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास रो है, वो क्या है आर ए बाई एल, राइट। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे और ए और एल का वैल्यू हमको पहले से मालूम है क्योंकि सेल हमारी स्टैंडर्ड थी तो उसके ऊपर ही छपा है कि उसका क्या ए अपॉन एल वैल्यू, तो हम लगा सकते हैं, राइट।
कापा निकालना है बच्चों, तो 1/रो इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R। तो ये R वैल्यू कहाँ से आया? ये तो आया आपका एक्सपेरिमेंट से, जो हमने अभी अभी किया, जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने दिखाया आपको, वहां से रेजिस्टेंस आ गया। और L/A वैल्यू कहाँ से आया बच्चों? ये हमको स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी सेल के ऊपर छपा हुआ है, क्या आपको पता होता है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। एक और टर्म बच्चों मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे, वो क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को बच्चों हम यहाँ पे जी स्टार भी कहते हैं, और ये क्या होता है? दिस इज L/A वैल्यू, क्योंकि हर कंडक्टिविटी सेल का जो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है और जो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया है बच्चों, वो कांस्टेंट है। तो ये जी स्टार वैल्यू या सेल कांस्टेंट वैल्यू उसमें छपी होती है, उसको हम यूज कर सकते हैं, और उससे हम जो है वो कापा का वैल्यू जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। और कापा क्या है बच्चों? कापा है आपका कंडक्टिविटी, राइट। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कैन बी फाउंड, ओके। हाँ बच्चों, एक टर्म हमको और पढ़ना है अभी इसमें, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि बच्चों अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या कंसंट्रेशन है उसका, इससे भी जो है आपका कंडक्टिविटी वैल्यू यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चेंज होने वाला है। तो हमारे ऊपर के फैक्टर्स में या ऊपर के रिलेशंस में तो कहीं कंसंट्रेशन का कोई जिक्र है नहीं। तो हमारे पास में मोलर कंडक्टिविटी के लिए सिंबल है लैम्डा एम, और लैम्डा एम का वैल्यू होता है बच्चों कापा बाई सी, राइट। यहाँ पे के जो है या कापा जो है बच्चों आपका, ये आपका कंडक्टिविटी है, और सी जो है बच्चों ये मोलर कंसंट्रेशन है, यानी उस इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंसंट्रेशन है। और बच्चों याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं अक्सर। ये जो मोलर कंसंट्रेशन है, इसको हमें एसआई यूनिट में लेना है, और एसआई यूनिट होती है मोलर कंसंट्रेशन की मोल पर मीटर क्यूब या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कौन सा यूज करेंगे इन दोनों में से? बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपने कापा जो है वो मीटर सेंस में लिया है या सेंटीमीटर सेंस में लिया है, राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, इन सारे के सारे जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनकी क्या हम यूनिट्स टेबुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें कोई आगे परेशानी ना हो और हमको एक बार फिर से माइंड में रिफ्रेश हो जाए। पहला टर्म बच्चों हमने पढ़ा था आर। आर का नाम था यहाँ पे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट था बच्चों ओ, ओ एच एम। दूसरा टर्म हमने पढ़ा था बच्चों जी। जी को हम कहते हैं कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का फॉर्मूला था 1/R। तो इसलिए बच्चों इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, राइट, जिसको हम सीमेंस या कैपिटल एस भी कहते हैं, राइट बच्चों। दूसरा टर्म है एल। एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, या वायर की लेंथ, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो उसमें वायर का लेंथ, और इसका यूनिट होगा बच्चों मीटर या सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टर्म ए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। बच्चों इसका यूनिट है हमारे पास है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट है बच्चों रो। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो का जो यूनिट है वो इसके फॉर्मूले से आएगा, रो इज इक्वल टू RA बाई एल। तो यहाँ पे आर का यूनिट हो गया ओम, और ए का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और एल का मीटर, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट है बच्चों कापा। कापा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, हम 1/रो से निकाल सकते हैं इसको, विच इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या हम ओम इनवर्स की जगह सीमेंस पर मीटर भी लिख सकते हैं, या सीमेंस पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, राइट। अब एक चीज जिसका यूनिट रह गया बच्चों वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, इसका यूनिट क्या है बच्चों? राइट,
इसका यूनिट है कापा बाई सी। कापा का यूनिट बच्चों हम ऊपर से लगा देते हैं, विच इज सीमेंस मीटर इनवर्स, और कंसंट्रेशन का मोल पर मीटर क्यूब, राइट। इसको हम लेके जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा सीमेंस मीटर इनवर्स मोल, और मीटर क्यूब बच्चों यहां आ जाएगा आपका, तो इसका फाइनली यूनिट आ जाएगा बच्चों सीमेंस मीटर स्क्वायर होल इनवर्स, या अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर होल इनवर्स, राइट बच्चों। अब एक लास्ट चीज जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है आपको और बहुत जरूरी न्यूमेरिकल के लिए पढ़नी है, कि हमारे पास जो कंसेंट्रेशन है बच्चों वो मोल पर लीटर में होती है, और न्यूमेरिकल्स में हमको जो है यहाँ पे कंसेंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब में लगाना है, तो उसके लिए क्या करें। If lambda m is given as kappa by c, और लैम्डा m का वैल्यू हमको दे रखा है बच्चों यहाँ पे सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कापा का यूनिट हमको दे रखा है बच्चों, कापा का क्या यूनिट है, सीमेंस पर मीटर, राइट। और कंसेंट्रेशन का यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे बच्चों हमको जो है अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है तो हम क्या करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ योर कंसंट्रेशन इज गिवन इन मोल पर लीटर, तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा एम सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पे कापा विच इज इन सीमेंस मीटर इनवर्स, कंसंट्रेशन जो हमको मोल पर लीटर में लेनी है बच्चों, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर है बच्चों, हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तब जाके जो है हमारा जो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है वो मोल पर मीटर क्यूब के बराबर हो जाता है, राइट। यानी कि अगर आपके पास मोल पर लीटर आपको लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आप गिवन यूनिट्स में निकाल पाएंगे, राइट। साथ में अगर यही चीज आपको मोलर कंडक्टिविटी बच्चों यहाँ पे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और काबा का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और जो आपकी कंसंट्रेशन दे रखी है बच्चों मोल पर लीटर में, तो हमको क्या करना है, इस मोल पर लीटर को बच्चों मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। उस समय हम क्या करेंगे, 1000 को हम ऊपर ले जाएंगे, और इस तरीके से हमारा जो है वो मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और हमें मोलारिटी को या मोल पर लीटर वैल्यू को जो है चेंज करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में ही हम अगर सेंटीमीटर का केस है तो 1000 ऊपर ले लेंगे, और अगर हमारा मीटर का केस है तो हम 1000 नीचे ले लेंगे। एक है बच्चों के हम यहाँ पे सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को अगर हम सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बच्चों, इसको कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सीमेंस तो ऐसे ही रहा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। दूसरा भी ऐसे करोगे बेटा, 2 मीटर स्क्वायर है ना, तो 10⁻² सेंटीमीटर इंटू मोल इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी अगर आपके पास में मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू है और आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू में बच्चों, तो आप यहाँ पे 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके उसको कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे 1 है बच्चों, तो यहाँ पे 1 के आगे आपको 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10000 यानी 10,000 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, राइट बच्चों। तो ये आज हमने जो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है पढ़ा है बच्चों। अभी इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करना बाकी है, दैट वी विल टेक इन नेक्स्ट लेसन बच्चों। अच्छे से रिवाइज करें, फॉर्मूलेज को टेबलेट करें, लिख लिख के देखें, और आपको इन फॉर्मूलेज पे मास्टरी जो है वो जरूर हासिल हो जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको
लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की।